आप इसीलिए अवतरित हुए कुशाग्र सक्सेना जी कि आप आएंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे, फिर बीजेपी को पता चलेगा कि वो कहां से तैयारी कर कर आती है, कहां से नहीं। उसको जस्टिफाई करने की बजाय मुद्दों पर आइए। जो 5 सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं उन सवालों पर चर्चा करिए सीधे सीधे, और ये मैं अब आखिरी बार बोलूंगी। ठीक है रितेश जी, आपके पास मैं आ जाती हूँ जब तक इनका ऑडियो क्लियर होता है। पहले सिंह साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं उसके बाद जाती हूँ आगे। देखिए 10 सेकंड, चूंकि दर्शक देख रहे हैं और बड़ा जिम्मेदार चैनल है और बड़ी जिम्मेदारी से आप डिबेट करते हैं। मैं बहुत सरल और छोटी सी बात कहूंगा। मैं कहूंगा मूर्ख को कोई सींग पोछ नहीं होता, उसकी जुबान से पता चल जाता है कैसा होता है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाई राहुल गांधी जी जितने सवाल उठाते हैं, क्या सारे सवाल सार्थक होते हैं? नहीं सार्थक होते हैं। जब सेना कार्रवाई पाकिस्तान पे करती है तो भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं सर्जिकल स्ट्राइक है। क्यों भाई, आपको क्या जल्दी लगी है? क्यों आप कहते हैं कि हमारा गलवान में हमारे सैनिक पीटे गए? क्यों आप इस तरह की बात, आप देश के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्यों कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है? आप भारत को क्यों कमजोर समझते हैं? चौथी बात मैं कहूंगा, यह डील भारत के हित में है कि नहीं, इस पे चर्चा हो जानी चाहिए। कौन मूर्ख है कौन सही है सब पता चल जाएगा। अगर डील नहीं हो रहा था तो किसका नुकसान हो रहा था? पांचवी बात मैं कहूंगा, पूर्णिमा जी लास्ट बात, कि आप देखिए भारत अलग देश है, अमेरिका अलग देश है। अमेरिका पहले क्या करता था दुनिया के साथ, आज कैसा कर रहा है, वो उसकी नीति है। लेकिन भारत अपनी नीतियों पे आज भी अटल है। उसने कहा कि आप रसिया के साथ कोई डील करेंगे तो हम बढ़ा देंगे। हमने तो रसिया के साथ डील नहीं छोड़ी, उसके बाद आप घटा दिए। तो जीता कौन हारा कौन? दरअसल कांग्रेस जो है वो जार सोरोस से पैसा ले लेगी तो जार सोरोस के लिए कार्य करेगी। चाइना से कई सौ करोड़ रुपया ले लेगी राजीव गांधी फाउंडेशन में, तो उसके लिए कार्य करेगी। तो ये दलाली का कार्य करने वाले दलालों को ये कहिए कि देश की जनता आपको जानती है, इसलिए आपके नाव को डुबाकर और भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी। ठीक है रितेश जी, अब आप ऑडिबल हैं, अपनी बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी, मैं अपने जवाब पूरा नहीं कर पाया था, कृपया मेरे को प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। बोलिए। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए एसएन सिंह जी ने जिस तरीके की भाषा का अभी प्रयोग करा, अब इस पे आपत्ति मैं भी जता सकता हूं, क्योंकि दलाली कौन कर रहा है? आरएसएस के मुख्यालय में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन क्या करने गया था वो आज तक किसी को नहीं पता लगा, और आरएसएस किस हक से चाइनीज डेलीगेशन कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ऑफिस में बुलाती है? अब दूसरी बात, एक सेकंड प्लीज, इसे फालतू की बहस का अखाड़ा मत बनाइए। यहाँ और लोग भी हैं, चर्चा में शामिल होने के लिए हैं। कुशाग्र सक्सेना साहब कहते हैं कि जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां खुद की तरफ होती हैं। न्यूक्लियर डील के समय आईएईए की निगरानी में कौन था ये बताइए? न्यूक्लियर डील के समय टैरिफ का रेट क्या था? आईएईए की निगरानी में कौन रहा? अप्रत्यक्ष दबाव किसकी सरकार में रहा? एफडीआई के लिए ओपन मार्केट जब आप लोगों ने दिया तो क्या उससे छोटे कारोबारियों पर असर नहीं पड़ा? क्या टैरिफ रेट थे? और आज 18% का टैरिफ रेट बनाकर तमाशा हो रहा है संसद में। प्रधानमंत्री तमाशा होता है संसद में? और क्यों संसद में तमाशा होता है? संसद में तमाशा होता है? अपना स्वागत कराया जाता है, देश को जानकारी नहीं दी। खैर आप लोगों की लैंग्वेज अगर मैं करेक्ट करने बैठूंगी तो बहस नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों की अगर लैंग्वेज करेक्ट करने बैठूंगी तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी। आपके हिसाब से संसद में तमाशा होता है, इधर कोई नाच गाना करता है, इधर कोई विशुद्ध मूर्ख है। तो पहले जरा इसको करेक्ट कर लीजिए, और जब आप शांत हो जाए, जब आपको लगे तरीके से आप चर्चा कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा सक्सेना साहब, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रितेश जी आपके पास आती हूँ। अगर जितनी भी मांगे विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही हैं उसमें एक मांग बहुत क्लियर है कि कोई भी डील हुई है और वो सशर्त डील है, तो ये सशर्त डील क्या जानने का अधिकार लोगों को नहीं है? अगर संसद में इस पर खुली चर्चा होती है और ये बात ओपन रहे कि क्या सशर्त डील है, तो सारा का सारा किस्सा खत्म है ना। पूर्णिमा मैम, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अपने अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की ओर से मुझे अपने मंच पे अपने टीवी चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी का रुख रखने के लिए इस टैरिफ डील पे मैं आपको सहज धन्यवाद देता हूं। मैम, हमारी नज़र में आज का दिन ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस डील ने ये साबित कर दिया है कि विश्व के जब भी 2 मजबूत नेता और 2 मजबूत लोकतंत्र
आपस में मिलकर काम करते हैं तो परिणाम हमेशा अभूतपूर्व होता है। मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके कारण ही उनकी ये कूटनीति की जीत हुई है जो कि राष्ट्रहित से सम्मिलित है। और आगे मैं इस चीज का भी आपने 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप जी को भी धन्यवाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके कारण इस टैरिफ डील पे, इस रेट पर हमें बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए आना पड़ा है, जिसके कारण आगे चलकर रोजगार में भी सृजन होगा। बिकॉज ये सबको पता है कि जब भी टैरिफ डील कम होता है तो मेरा एक्सपोर्ट बढ़ता है, जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, जब मेरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो रोजगार में सृजन होता है, जब रोजगार में सृजन होता है तो मेरा मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसको रोजगार मिलता है, वो सशक्त बनता है। तो इस लिहाज से मैं और मेरी पूरी पार्टी इस बिल का पुरजोर स्वागत करती है। ठीक है, निपुण आलम साहब, अमेरिका ने 50% टैरिफ को कर दिया 18%। अब इसको आप टेक्निकल कंसेशन के तौर पर देखेंगे, बढ़ती हुई बार्गेनिंग पावर के तौर पर देखेंगे, या विपक्ष जो कह रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर दिया है कंप्लीटली, यानी आपने, अमेरिका ने जैसा जैसा चाहा, अमेरिका ने जैसी जैसी शर्तें भारत पर लादनी चाहिए, 50% से 18% लाने के लिए भारत तैयार हो गया हर किसी बात पे। देखिए पूर्णिमा जी, अभी जो डील हुई है उसका फाइनली जो डॉक्यूमेंट है वो पूर्ण रूप से पब्लिक डोमेन में नहीं है। अभी हम डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा जो प्रेसिडेंट ने की और फिर पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया, हम उसके आधार पर देखें, निश्चित रूप से स्वागत योग्य। और आप देखेंगे हमारे नेबर में भी, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, उन सबसे ज्यादा कम टैरिफ सीधा 50% से घटकर 4% आ जाना, ये निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन समझौता हुआ है। हालांकि मैं जब डोनाल्ड ट्रंप के पूरे एक्स ट्वीट पे देख रहा था तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी कि भारत जो है $500 बिलियन का हमारे साथ में क्या करेगा, ट्रेड करेगा। ये बातें थोड़ा सा अतिशयोक्तियां हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 साल में भी इतना ज्यादा ट्रेड होने वाला नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप इस बात कह रहे हैं। लेकिन 18% डील का होना, पहले डोनाल्ड ट्रंप का करना, फिर इसके बाद पीएम मोदी का, और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग दोनों के उस ट्वीट में किया गया वो गौर करने लायक था। पीएम मोदी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो यूज किया, पीएम मोदी ने कहा कि पीस की बात भी की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल इकोनॉमिकली बात नहीं हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो गाजा पीस बोर्ड है उसकी भी बात इसके अंदर रखी गई है। हो सकता है भविष्य में उसमें भी हम अस्थायी मेंबरशिप की ओर बढ़े। इधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमें भी आपसे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है। आप इसीलिए अवतरित हुए कुशाग्र सक्सेना जी कि आप आएंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे, फिर बीजेपी को पता चलेगा कि वो कहां से तैयारी कर आती है, कहां से नहीं। उसको जस्टिफाई करने की बजाय मुद्दों पर आइए। जो 5 सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं उन सवालों पर चर्चा करिए सीधे सीधे, और ये मैं अब आखिरी बार बोलूंगी। ठीक है रितेश जी, आपके पास मैं आ जाती हूँ जब तक इनका ऑडियो क्लियर होता है। पहले सिंह साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं उसके बाद जाती हूँ आगे। देखिए 10 सेकंड, चूंकि दर्शक देख रहे हैं और बड़ा जिम्मेदार चैनल है और बड़ी जिम्मेदारी से आप डिबेट करते हैं। मैं बहुत सरल और छोटी सी बात कहूंगा। मैं कहूंगा मूर्ख को कोई सींग पोंछ नहीं होता, उसकी जुबान से पता चल जाता है कैसा होता है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भाई राहुल गांधी जी जितने सवाल उठाते हैं, क्या सारे सवाल सार्थक होते हैं? नहीं सार्थक होते हैं। जब सेना कार्रवाई पाकिस्तान पे करती है तो भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं सर्जिकल स्ट्राइक है। क्यों है? आपको क्या जल्दी लगी है? क्यों आप कहते हैं कि हमारा गलवान में हमारे सैनिक पीटे गए? क्यों आप इस तरह की बात, आप देश के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्यों कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है? आप भारत को क्यों